हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरेंसिक क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था क्राइम सीन के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी सेमेस्टर क्वेश्चंस थे वो सभी हम लोगों ने कवर किया था। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, ये कौन से फॉरेंसिक्स के अंतर्गत आता है। ये हमारा आता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि जहर हो गया या ड्रग ओवरडोज हो गया या अल्कोहल ओवरडोज हो गया, इन सभी से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं या क्रिमिनल जब भी ऐसी किसी चीज़ को यूज करके क्राइम करता है तो उन सब की स्टडी टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में होती है। तो ये कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या एरर्स होते हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस की। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग टॉक्सिन्स, ड्रग्स एंड अल्कोहल्स इन वेरियस सैंपल्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स फॉर लीगल एंड मेडिकल पर्पसेस। अब क्या कह रहा है टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस में, सबसे पहले जो भी आपका टॉक्सिन्स होता है, ड्रग्स होता है या अल्कोहल होता है, जहर होता है, उन सबको कलेक्ट किया जाता है। उसकी क्वांटिफिकेशन होती है कि कितनी मात्रा में वो था और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बात करें कितने टाइप्स को होता है, तो टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस: पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी, ह्यूमन परफॉर्मेंस टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक ड्रग टेस्टिंग। बात करें अगर हम पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी की, तो पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी में जो भी मृत शरीर होती है उसमें से टिश्यूज़ और फ्लूइड्स जो आपके तरल पदार्थ रहते हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है और उनकी जांच होती है। इसके बाद होता है ह्यूमन परफॉर्मेंस टॉक्सिकोलॉजी। इसमें इसका बेहतर एग्जांपल ये समझिए आप, जब भी कोई चालक कार चला रहा हो और वो नशे में हो तो उसका पता लगाने के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसकी जो जांच होती है वो ह्यूमन परफॉर्मेंस टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसके बाद है हमारा फॉरेंसिक ड्रग टेस्टिंग, और ये ज़्यादातर आपको स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा। आपने अक्सर मूवी वगैरह में देखा होगा कि स्पोर्ट्स में चीटिंग करने के लिए लोग डोपिंग इंजेक्शन लेते हैं, जिसे आप कह सकते हैं एस्टेरॉइड ले लेते हैं। और एस्टेरॉइड लेने से क्या होती है, उनकी कुछ समय के लिए शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। ये एक चीटिंग होती है, इसीलिए ओलंपिक्स वगैरह में अक्सर जो है ब्लड टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर उस अननेसेसरी एक्टिविटी देखी जाती है तो उसमें ब्लड टेस्ट होता है, और ये आपका आता है फॉरेंसिक ड्रग टेस्टिंग में। इसके बाद बात करते हैं सैंपल्स टाइप्स। कितने टाइप्स के इसके सैंपल्स होते हैं, कैसे किस टाइप के सैंपल्स होते हैं, कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल होता है और नॉन बायोलॉजिकल सैंपल होता है, जैविक और अजैविक। अब जैविक होते हैं जैसे आपका ब्लड, यूरिन, सलाइवा, हेयर, टिश्यूज, ये सब आपकी किस में आ जाते हैं, बायोलॉजिकल में आ जाते हैं, जो कि समझ में भी आता है कि हाँ ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। नॉन बायोलॉजिकल जैसे फूड, जिसमें भी आपको टॉक्सिन्स मिला के दिया जाए, बेवरेजेज जो भी लिक्विड वगैरह में अगर आपको कुछ मिला के दे दिया जाए, सिरिंजेज जो भी डोपिंग इंजेक्शन या स्टेरॉइड वगैरह ली जाती है तो वो जिस सिरिंज से ली जाती है वो भी एक सैंपल में आ जाता है। कोई भी पिल्स हो गई, तो ये सारा आपका किस में आ जाता है, नॉन बायोलॉजिकल सैंपल्स में आ जाता है। इसके बाद है सैंपल कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। अब पूरे फॉरेंसिक्स में हम हर एक टॉपिक में कलेक्शन और प्रिजर्वेशन जरूर पढ़ेंगे, और जब भी बात आएगी कलेक्शन और प्रिजर्वेशन की तो एक बात ध्यान देना है कि किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो, और उस कंटामिनेशन, छुआछूत या प्रदूषित जो भी आपका सबूत है वो प्रदूषित ना हो। इसके लिए उसको लेबलिंग करना, स्टोरिंग करना, ट्रांसपोर्टिंग करना, ये सब आपका प्रिजर्वेशन और कलेक्शन में आता है। इसके बाद बात करते हैं स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। बात करें अगर हम इन दोनों टेस्ट की, तो ये दोनों ही टेस्ट आपके ज़्यादातर स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं। अगर बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो स्क्रीनिंग टेस्ट आप ऐसे समझिए ये एक पहला टेस्ट होता है या पहला चरण होता है किसी भी प्रवेश में, किसी भी स्पोर्ट्स में प्रवेश करने के लिए। पहले आरंभिक जांच होती है कि खिलाड़ी कैसा है, या उसका स्क्रीन टेस्ट होता है कि यह एक योग्य खिलाड़ी है कि नहीं किसी भी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद हमारा होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी टेस्ट दैट इज पुष्टिकरण। ये एक लास्ट टेस्ट होता है किसी भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए। इसमें अच्छे तरीके से जांच की जाती है, जो भी खिलाड़ी स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं उन्हें इस टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है, और इसमें विस्तृत परीक्षण किया जाता है कि, और इस परीक्षण के बाद ही ये तय किया जाता है कि खिलाड़ी जो है वो स्पोर्ट्स में भाग लेने योग्य है या नहीं योग्य है। इसमें आता है आपका GCMS, LCMS और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक मेथड है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट में यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट टेक्निक यूज्ड। जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू क्लीन इट। ओके, अब बात करें अगर हम इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स की,
तो इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स में सबसे पहले हमारा है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, इजी लैंग्वेज में समझे तो क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जो भी आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी आपके मिश्रण होते हैं, उसको अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का यूज करके। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी मिश्रण को अलग अलग करने में काफ़ी उपयोगी होती है। और इसको अलग अलग कैसे किया जाता है, इसको मशीन में जब डाला जाता है, आपको क्रोमेटोग्राफी मशीन में कोई भी आपका मिक्सचर डाला जाता है तो वो मिक्सचर जो है एक स्पीड से चलता है, जिसमें कि जो भी मान लीजिए आपके दो पदार्थ है उसमें, तो ये अलग स्पीड से चल रहा है, ये अलग स्पीड से चल रहा है, तो इस हिसाब से जो रिजल्ट आता है, जो कलेक्शन आता है, वो अलग अलग आता है। तो ये तो हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आपको कोई भी चीज़ आपको अलग अलग मिलती है। इसके बाद है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सबसे पहले मास आ रहा है, मतलब क्वांटिटी आ रहा है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज ए टेक्निक दैट मेजर्स द मासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल। अब इसमें क्या कर रहा है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऐसी तकनीक है जो किसी भी सैंपल्स में मौजूद जो अणुएं होती हैं, कण होते हैं, उनका वजन नापती है। इसमें जो भी छोटे छोटे चार्ज वाले टुकड़े होते हैं उनको वो तोड़ता है और उनके वजन के आधार पर पता लगाता है कि कौन कौन से उसमें अणु जो है मौजूद हैं या कौन कौन से अणु उसमें मौजूद नहीं है। इसके बाद है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV-IR एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ हाउ मैटर इंटरेक्ट्स विथ लाइट। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी पदार्थ को प्रकाश के बीच में से गुजारा जाता है, जिसमें कि वो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। और अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसे अलग अलग जो आपकी लाइट्स होती हैं, जैसे यूवी हो गई, IR हो गई, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया, इसे अलग अलग प्रकाश के बीच में गुजारा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी रोशनी वो अवशोषित कर ले रही है, सोख ले रही है या उत्सर्जित कर दे रही है। इसके बाद आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब बात करते हैं परिणाम की व्याख्या की। अब जब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स की बात आती है तो टॉक्सिकोलॉजिस्ट कंसीडर्स ड्रग पॉइजन, अमाउंट, टाइम सिंस एडमिनिस्ट्रेशन, मेटाबॉलिज्म, डिसीज, हेल्थ एंड को इंजेक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेज व्हेन इंटरप्रेटिंग फाइंडिंग्स। अब जब भी रिजल्ट्स निकालने रहते हैं टॉक्सिकोलॉजी की, तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो टाइम सिंस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सेवन का समय होता है या जो भी मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ ड्रग पॉइजन, जो भी मात्रा होती है ड्रग या पॉइजन का, और मेटाबॉलिज्म, और इसी के साथ साथ मृत व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, और साथ में अन्य पदार्थ को लेने पर विचार करता है, जिससे कि इंट्रोगेशन और रिपोर्ट जो तैयार की जाती है टॉक्सिकोलॉजी की वो बहुत ही इजी हो जाती है। तो किसी भी क्रिमिनल, किसी भी केस पे इंट्रोगेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। बात करें अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की, सो द बॉडी डज टू अ मेडिसिन, इट शोज हाउ द मेडिसिन इंटर्स द बॉडी, हाउ इट मूव्स अराउंड, हाउ गेट्स चेंज एंड लीव्स द बॉडी। जो भी आप दवा खाते हो वो बॉडी में कैसे इंटर की गई है और कब काम कर रही है, कहाँ पे जाके वो पूरी तरीके से घुल गई है, कैसी दवा है, वो सारी स्टडी आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स में होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि शरीर दवा के साथ क्या करता है, यह बताता है कि दवा कैसे शरीर में आती है, घूमती है, बदलती है और कैसे शरीर से निकलती है। ये सब की स्टडी आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स में आएगा। ये एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बात करें फार्माकोडायनेमिक्स की, so pharmacodynamics means what the medicine does to the body, it tells how the medicine works and how it helps or affects the body। अब फार्माकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, इसका मतलब होता है कि दवा शरीर पर क्या करती है, यह बताता है कि दवा कैसे काम करती है और कैसे शरीर को असर पहुंचाती है। ये सारी जो स्टडीज है आप फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ एकदम इजी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन की। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो एक तरीके से एकदम सटीक होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाती है तो वैज्ञानिक रूप से एकदम सटीक होनी चाहिए। जब भी आपकी कोई भी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें आप, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि उसके सैंपल्स के बारे में आप हमेशा पढ़ेंगे या उसके प्रिकॉशंस के बारे में हमेशा पढ़ेंगे कि कभी भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी सबूत से छेड़छाड़ ना हो, कंटामिनेशन ना हो। इसकी वजह से प्रिजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जैसे आप प्रिजर्वेशन हर टॉपिक में पढ़ेंगे, जो भी आपका फॉरेंसिक साइंस जब तक चलेगा तब तक आप प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे, वैसे ही हर टॉपिक में आप रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन
भी पढ़ेंगे। अब रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन का मेन मतलब ये होता है कि जो भी रिपोर्ट आपकी तैयार की गई है वो कानूनी रूप से बिल्कुल सही और सटीक होनी चाहिए, और इसके साथ साथ वैज्ञानिक रूप से वो एकदम ही परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि जो भी क्रिमिनल हो या जो भी केस हो उसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। इसीलिए हमारा फॉरेंसिक साइंस का ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें मेजर फॉरेंसिक एप्लीकेशंस की। अब मेजर फॉरेंसिक एप्लीकेशंस क्या होती है? डिटरमाइनिंग कॉज और मैनर ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण या तरीका निर्धारित करना, ये आपका पहला एप्लीकेशन है। इसके बाद है पॉइजनिंग एंड ओवरडोज इन्वेस्टिगेशन। जब भी किसी कोई क्रिमिनल जो है जहर दे देता है या ओवरडोज ड्रग दे देता है, तो ये सारी जो केसेस होते हैं ये आपका टॉक्सिकोलॉजी में आता है। इसके बाद है हमारा ड्रग फैसिलिटेटेड क्राइम्स। अब ये क्या कह रहा है? जो दवाओं की सहायता से अपराध किया जाता है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट या होमिसाइड। कभी कभी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हॉलुसिनेशन ला देते हैं, तो जो चीज़ें नहीं भी होती वो भी दिखने लगती हैं, तो ऐसे चीज़ों का भी यूज करके अक्सर क्रिमिनल जो है कोई ना कोई क्राइम करता है, तो ये आ जाता है आपका ड्रग फैसिलिटेटेड क्राइम में। इसके बाद है हमारा ड्राइविंग इम्पेयरमेंट केसेज। अब ड्राइविंग दोषित मामले, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट करके भाग गया लेकिन वो बाद में पकड़ा गया। अब एक्सीडेंट किया है तो वो नॉर्मल एक्सीडेंट था या उसने नशे, कोई ना कोई नशा किया हुआ था, ओवरडोज ड्रग्स लिया हुआ था, ओवरडोज अल्कोहल लिया हुआ था, जिसकी वजह से ड्राइविंग सही तरीके से नहीं किया और किसी न किसी व्यक्ति की जान चली गई। ये आपके सारे ड्राइविंग इंपेयरमेंट केसेस में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा वर्क प्लेस एंड स्पोर्ट्स ड्रग टेस्टिंग। अब बात करें जो लास्ट है हमारा, उसमें जो भी कार्यस्थल या खेलों में ड्रग परीक्षण होते हैं, इसके बारे में अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि जब भी कोई डोपामिन इंजेक्शन या स्टेरॉइड वगैरह लेता है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से बढ़कर परफॉर्म करने के लिए ये चीटिंग करता है, तो वो सारी जो जांच वगैरह होती है वो इसमें होती है, और इसे वर्क प्लेस एंड स्पोर्ट्स ड्रग टेस्टिंग बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कैलिब्रेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग्स। अब इसमें क्या कह रहा है? जो भी गुणवत्ता नियंत्रण या आश्वासन के लिए मानक प्रक्रिया होती है, जैसे कि कैलिब्रेशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये एक्यूरेसी बढ़ाती है आपकी टॉक्सिकोलॉजी की, ये आपकी तकनीक को और बेहतर बनाता है, जिससे कि विश्व विज्ञान जो होता है आपका टॉक्सिकोलॉजी, ये एकदम सटीक निष्कर्ष और विश्वसनीय रिजल्ट्स दे सके, जिससे कि जो भी आपका साक्ष्य हो उसकी अच्छे से जांच हो सके और कोई भी क्राइम इजी सॉल्व हो सके और क्रिमिनल पकड़ा जाए। अब हम बात करेंगे यहाँ से एरर के बारे में। जो भी टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस होता है इसमें क्या एरर्स होते हैं, या फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में क्या एरर होते हैं, किस टाइप के एरर होते हैं, कैसे एरर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला है हमारा एरर कर्व्स एंड एरर इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। An error is the difference between the experimental measured value and the true accepted value in chemical analysis. अब इसमें क्या कह रहा है? जब भी एरर की बात करते हैं तो जब भी जब भी कोई भी टेस्टिंग की जाती है आपके टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस में, तो उसमें जो भी रसायन होते हैं उनको जिस हिसाब से नापा जाता है या जो उनकी वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू इसमें मान्य होती है, और जो कि कभी कभी परसेंटेज में भी जाता है कि 90% और 10%, तो 90% ये एक्यूरेट है, 10% एक्यूरेसी इसकी नहीं है। मतलब जब भी कोई ड्रग ओवरडोज या टॉक्सिन्स रिलेटेड कोई भी केस आता है तो उसमें ऐसा नहीं रहता कि 100% एक्यूरेसी रहती है। जब भी आपका फॉरेंसिक साइंस यूज होता है तो इसका साक्ष्य जब भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन होता है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के ऊपर टोटली बेस करता है। अब इसमें एरर्स कई टाइप्स के होते हैं: सिस्टमैटिक, रैंडम, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब इसके बारे में और आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। प्रेडिक्टेबल, करेक्टेबल, इंस्ट्रूमेंटल, ऑपरेटिव, मेथड एंड पर्सनल। बात करें अगर हम सिस्टमैटिक एरर की, अब यहाँ आप एक तरीके से समझ पा रहे होंगे सिस्टमैटिक एरर होता है। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? कभी कभी एकदम हाई चला जाएगा, कभी कभी एकदम डाउन चला जाएगा। जस्ट सपोज कि कोई भी ऐसी गलती जो एक ही तरीके से बार बार हो, मतलब कभी कभी मेजरमेंट एकदम हाई चला जा रहा है, कभी कभी मेजरमेंट एकदम लो चला जाता है, तो ये जो होता है वो सिस्टमैटिक एरर में आता है कि मतलब आपके सिस्टम में कुछ डिफॉल्ट है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, तो इस एरर को सुधारा जाता है। इसके बाद है हमारा रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में क्या होता है? रैंडम एरर इज अ मिस्टेक दैट हैपेंस बाय चांस एंड इज डिफरेंट एवरी टाइम। अब रैंडम एरर क्या होता है? ये हर बार नहीं होता, और जब भी रैंडम एरर होता है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हर बार डिफरेंट आता है, एवरी टाइम डिफरेंट रिजल्ट, एवरी टाइम डिफरेंट रिजल्ट्स।
अब इसमें जब हर बार अलग रिजल्ट्स होते हैं तो उसमें ये पता लग जाता है कि ये एक रैंडम एरर है, तो इसमें जो है आपका एक एवरेज निकालते हैं और फिर वही जो मात्रा होती है, वो जो यूनिट होती है, वही आपकी रिपोर्ट में लिखी जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। अब अगर इसमें बात करें एब्सोल्यूट एरर की, तो द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। अब इसमें क्या होती है, जो मेजर्ड वैल्यू आपकी निकल के आती है, मेजर्ड वैल्यू और जो भी ट्रू वैल्यू होती है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और इसका फार्मूला भी होता है एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये फार्मूला यूज किया जाता है आपका एब्सोल्यूट एरर में। और रेशियो एरर में क्या होता है, रेशियो एरर में एब्सोल्यूट एरर एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू के अंतर्गत जब भी एब्सोल्यूट एरर का परसेंटेज निकाला जाता है तो उसे जो है रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर का एक और नाम होता है आपका रेशियो एरर, रेशियो एरर। अब इसमें आपका क्या किया जाता है, इसमें आपका परसेंटेज निकाला जाता है और इसका फार्मूला होता है रेशियो एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर होल अपॉन ट्रू वैल्यू। अब इस फार्मूले का यूज करके आपका रिलेटिव एरर निकलता है। तो ये आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है आपका दोनों फार्मूला, तो ये फार्मूला आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और कई बार ये फार्मूला आपका सीयूटी पीजी एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। अब बात करें अगर हम एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, अब हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू द ट्रू वैल्यू। जो भी आपके टेस्ट होते हैं तो टेस्ट करने के बाद आप एक बार टेस्ट कर रहे हैं, दो बार टेस्ट कर रहे हैं, तो लगभग जो ट्रू वैल्यू होती है, अगर वैल्यू आपके उसके आसपास ही आती है जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो उसे कहते हैं एक्यूरेसी। अब प्रेसिजन में क्या है, प्रेसिजन में आपने एक बार टेस्ट किया और क्लोज, दो बार टेस्ट किया और क्लोज, तीन बार टेस्ट किया और क्लोज, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल रही लेकिन आप उसके क्लोज जा रहे हैं, तो ये जो होता है वो आपका प्रेसिजन होता है। प्रेसिजन हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ ट्रूथ। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टेस्ट किया, उसमें एक पॉइंट आता है आपका, मान लीजिए 6 पॉइंट आता है, फिर आपने टेस्ट किया 6.1 आता है, फिर आपने टेस्ट किया 5.9 आता है, तो जो भी आपके टेस्ट्स हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं। तो ये भी आपका एक तरीके का नोट डाउन कर लिया जाता है, इसका एक एवरेज निकाला जाता है आपका, और वो आपकी वैल्यू को रिपोर्ट्स में मेंशन कर दिया जाता है, वो साइंटिफिकली करेक्ट होता है। ये एक तरीके का एरर है, लेकिन इसको जो है संभावित करके मान लिया जाता है। इसके बाद क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, द डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस 1 एस्टिमेटेड डिजिट रिफ्लेक्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। जब भी कोई डाटा का मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें जो भी एक निश्चित अंक होता है, सर्टेनिटी जो नंबर होता है, और उसके साथ साथ जो एस्टिमेटेड डिजिट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक फिगर आउट होता है, उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसके बाद है हमारा नॉर्मल एरर एंड कर्व, नॉर्मल एरर कर्व, दैट इज आल्सो नोन एज गॉसियन कर्व। अब बात करें इसमें मोस्ट मेजरमेंट एरर्स, डिस्ट्रीब्यूट, नॉर्मली, स्मॉल एरर्स कॉमन, लार्ज एरर्स आर रेयर। अब इसमें सिंपली ये कह रहा है कि जो मोस्टली जो मेजरमेंट्स होते हैं उसमें जो स्मॉल एरर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनके बेसिस पे डेटा निकाल लिया जाता है, और जो लार्ज एरर्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। और कई बार इसके लिए अगर जैसे कोई भी रिपोर्ट तैयार की गई है और उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं इस चीज़ का एरर है, तो उस चीज़ की दोबारा टेस्टिंग होती है और दोबारा से रिपोर्ट निकाली जाती है, और उसी में ये आता है आपका लार्ज एरर्स, और लार्ज एरर्स बहुत ही रेयर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कर्व इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक अबाउट द मीन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स ऑफ द सेम साइज आर इक्वली प्रोबेबल। जब भी कोई सेम साइज का ऑब्जेक्ट होता है, जब या जो भी आपका प्रूफ होता है, जब भी वो सेम साइज का होता है, तो उस पर जो भी मेजरमेंट्स होते हैं उसमें जो निगेटिव और पॉजिटिव एरर होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई मेजरमेंट निकाला है, किसी चीज़ की टेस्टिंग हुई है, उसका मेजरमेंट आया है -3, तो जो उसका पॉजिटिव एरर आएगा वो भी आएगा आपका +3। तो इस एरर से भी कंसीडर कर लिया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और ये जो एरर है आपका वो नॉर्मल एरर में आ जाता है, मतलब ये आपका जल्दी कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके बाद है हमारा मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इसी की बात कर रहा था कि जब भी कोई भी एरर होता है तो उसमें से कैसे एवरेज वैल्यू को निकाला जाता है, या कब मिडल वैल्यू को निकाला जाता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन कब लिया जाता है, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा मीन ऑब्लिक एवरेज वैल्यू। बात करें अगर हम एवरेज वैल्यू, इट इज यूज्ड
टू फाइंड द सेंट्रल और टाइपिकल वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा लाइक मेजरमेंट्स फ्रॉम एविडेंस। जब भी कोई एविडेंस होता है हमारा तो उसमें जो भी एरर्स होते हैं उनकी एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। और कब एवरेज वैल्यू यूज करते हैं, कब मीडियन वैल्यू यूज करते हैं, या कब स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता है, ये आप अगली वीडियो में पढ़ोगे। इसी तरीके जो मीडियन होता है, मीडियन आप सभी मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूं। जो 20 की वैल्यू होती है, 20 की वैल्यू जो होती है उसे आपको मीडियन कहते हैं। जो भी आप एरर्स हैं उसमें जब भी 20 की वैल्यू ली जाती है तो उसे मीडियन वैल्यू कहते हैं और मिडल वैल्यू कहते हैं। इसके बाद होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो जो वैल्यू मीन के एकदम नज़दीक होती है और बहुत ही करीब होती है, तो वो एक इंडिकेट करती है कि नहीं, ये जो एरर है वो एक सामान्य एरर है और ये वैल्यू रिपोर्ट्स में लिखी जा सकती है, या ये एक सही वैल्यू है। ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड से होता है। इसके बाद बात करें कैलिब्रेशन, रिग्रेशन एंड एरर एनालिसिस। अब कैसे एरर एनालिसिस होता है? कैलिब्रेशन कर्व्स आर कंस्ट्रक्टेड टू रिलेट इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स टू एनालाइट कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि जो भी कैलिब्रेशन कर्व्स होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आपका जो भी आपका एरर रहता है उसके कंसंट्रेशन को मापने के लिए कैलिब्रेशन कर्व्स हमेशा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कर्व्स कैन हैव लीनियर और नॉन लीनियर एरर्स। रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर मॉडल फिटिंग। अब इसमें जो है कर्व्स की कभी कभी जो लीनियर होती है और नॉन लीनियर दोनों तरीके के एरर्स होते हैं। और जो आपका ये कर्व होता है ये ज़्यादातर तब कंस्ट्रक्ट किया जाता है जब जो आपका विश्लेषण मॉडल होता है उसकी फिटिंग हेतु ये इस्तेमाल किया जाता है आपका। तब जो कर्व होता है वो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरीके के एरर फाइंड किए जाते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल में भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ोगे। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये टॉपिक आपको उसमें मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक है एरर कर्व्स, लैक ऑफ फिट एंड प्योर एरर। अब बात करें लैक ऑफ फिट की। अब इसमें क्या कह रहा है? लैक ऑफ फिट में जब भी पर्याप्त डाटा नहीं होता है तो जो एरर होता है वो लैक ऑफ फिट में आता है। इसके बाद है प्योर एरर। प्योर एरर अराइजेस फ्रॉम रिपीट मेजरमेंट्स एट द सेम कैलिब्रेशन पॉइंट। एक ही कैलिब्रेशन पॉइंट पे जब मेजरमेंट्स किए जाते हैं और जो रिजल्ट्स है वो रिपीट करते हैं तो वो तो प्योर एरर में आ जाता है। और टोटल एरर इज द सम ऑफ लैक ऑफ फिट एंड प्योर एरर। जो भी लैक ऑफ फिट का जो एरर होता है और जो प्योर एरर होता है इसका सम आपका टोटल एरर में आता है, असेस्ड विया स्टैटिस्टिकल टेस्ट लाइक एफ टेस्ट। अब इसमें क्या कह रहा है? जो भी कुल त्रुटि होती है आपकी, फिट की कमी और प्योर एरर जो होता है, इसमें जो भी सांख्यिक परीक्षण होते हैं जैसे एक एफ टेस्ट होता है, इससे आंका जाता है। मतलब एफ टेस्ट का यूज करके आपका टोटल एरर जो होता है उसका मेजरमेंट किया जाता है। दैट इज इन इजी लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो आज का सेमेस्टर क्वेश्चंस होता है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो भी आपके 5 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अब हम आज उसे डिस्कस करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चंस। That is define toxicological analysis, write short notes and list of different biological and non biological samples। ये सारे आपको बता चुका हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद है व्हाट इज एन एरर इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एब्सोल्यूट एरर। ये सभी आपको पढ़ा रखा है। व्हाट आर द कैलिब्रेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन लैक ऑफ फिट एरर एंड प्योर एरर, ये सब आपको बता के रखा है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।